शारदा सानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को सुना रही हूँ सूर्यबाला द्वारा रचित कहानी निर्वासित। झुलसाती लू के साथ दूहरे होते यूक्टिपलेस और कैजुरीना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लॉन। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनुष्य से भर जाता है। कमरे से बरामदा, बरामदे से खिड़की और खिड़की से आती वही सूखी हरहराती हवा। उन्होंने खिड़की का शीशा बंद कर दिया, पर्दे खिसका दिए, फिर थोड़ी देर शीशे से टिकी खड़ी रहीं। सब कुछ उजाड़ वीरान, माहौल की मनुष्यत से उदासी और भी गहरा गई। और ऐसी दोपहर एक दो हो तो काटी भी जा सकती है, पर हफ्तों, महीनों, सालों, बहुत पहले भी जेठ बैसाख की दोपहरी तो ऐसे ही उजाड़ हुआ करती थी, पर तब इतनी उदास और सपाट कभी नहीं लगी। या यूं कहें कि इतना वक्त ही किसे रहता था। बच्चे छोटे थे, सारा समय उनके पीछे पीछे ही भाग दौड़ चीख पुकार में बीत जाता। पलकें दो घड़ी झपक लेने को तरस जाती। बच्चों को सुलाने के लिए ढाका बंगला कौआ की कहानी कहते कहते वह खुद सो जाती और छोटा धीरू बड़े भाई के इशारे पर सिर के नीचे पड़ी माँ की कोहनी खिसकाकर दबे पांव तपती दोपहरी में खिसक जाता। पता तब चलता जब मेहरी उन्हें मढ़ैया पर फाल से तोड़ते देखकर कान पकड़कर उनके सामने हाजिर कर देती। तब तक बेर बिसाने लगती। आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव, सुराही, झंझर भरना और बाबूजी के लिए सौंफ, काली मिर्च की ठंडाई पीसना। वह पोथी निकालकर चश्मा टटोलने लगी। एक दो पाठ गुनगुनाए। थोड़ी देर बीती, उठी, लू के थपेड़ों में ही अलगनी पर सूखती अपनी साड़ी और जंपर उठा लाई। उन्हें धीमे धीमे तह करती रही। तह करके रैक पर रख दिया। अब बटुए से माला निकाली और चुपचाप बिस्तर पर बैठी फेरती रही। बैठे बैठे कमर दुखती सी लगी तो लेट गई। जाने कब झपकी सी आ गई। थोड़ी देर में ही चौंक कर आंखें खुल गईं। लगा काफी दोपहरी कर चुकी होगी, 4 तो जरूर बजते होंगे, उठना चाहिए। बेटे बहू के कमरे के दरवाजे उड़के हुए थे। कूलर की घर घर सारे घर की खामोशी को मथ रही थी। दबे पांव बैठक की ओर आई। आराम कुर्सी पर उठंगे उठंगे वह सो रहे थे। एक किताब हाथों के सहारे पेट पर टिकी थी। चश्मा थोड़ा नाक के नीचे खिसक आया था। उन्होंने चुपचाप किताब मेज पर रख दी। चश्मा उतार लें कि उनकी नींद खुल गई। तुम सोई नहीं क्या? नहीं, थोड़ी सी झपकी आ गई थी, लेकिन गर्मी बहुत है, नींद खुल गई। थोड़ा ठहर कर पूछा, जगा दिया तुम्हें? नहीं, मैं भी पढ़ते पढ़ते यूं ही झपक गया था। सचमुच बड़ी गर्मी है। शरबत लाऊं बनाकर, पियोगे? शरबत? नहीं नहीं। अच्छा ऐसा करो, चाय बना दो, तब तक राजेन और बहू भी जग जाएंगे। वह दबे पाँव ही रसोई में गई। स्टोव में तेल नहीं था। बोतल से डालने लगी तो जाने कैसे बोतल फिसल गई। चारों ओर मिट्टी का तेल फैल गया। आवाज सुनकर कौन है कहती ही रीमा रसोई तक चली आई। वह अपराधनी सी दयनीय बनी जल्दी जल्दी कपड़े से सुखा रही थी। ओहो माँ जी आप। उन्होंने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, मन में आया जरा चाय बना दूं। तुम्हारे बाबूजी भी जग गए थे, सोचा तब जब तक बनेगी तुम दोनों भी जाग जाओगे तब तक। ओहो, इतनी दोपहरी में चाय कौन पिएगा? जरा शाम तो होने देती, फिर जमुना आकर बनाता ही है। आप बेकार ही तकलीफ करने लगती हैं, है ना? 4 से ऊपर हो रहे थे, मन भी उचाट था। वह स्वर को धीमा करते हुए बोली, खूब। तो आप चाय बनाने लगी? उसने केवल हंसकर कहा था। वह भी बुरा लगने लायक कोई शब्द नहीं, पर उनका मन रोने रोने सा होने लगा। कमरे में राजेन शायद पूछ रहा है। बहू फिक्स ही हंसती हुई उन्हें बता रही है, माँ जी हैं। जाने इतनी दोपहर में उन्हें चाय पीने की क्या सूझी। और बुढ़ापे में हाथ तो चलता नहीं। बोतल लुढ़क गई मिट्टी के तेल की, तो उन्हें समझा दो। और अगर जल्दी चाय पीना चाहती हैं तो जमुना को कह दो जल्दी आ जाया करे। लो, तुम समझते हो मैं उन्हें किचन में काम करने को कहती हूँ? उनके जाने से तो काम और बढ़ जाता है। पर ये बूढ़े लोग, उनकी आंखें भरभर आई। अभी तो यहाँ आने के पहले तक सारा काम ही संभालती थी। बाबूजी का नाश्ता, खाना, कपड़े धोना। और बाबूजी ने कभी शिकायत नहीं की कि अब तुमसे काम ठीक नहीं होगा। दाल सब्जी में कभी ना कभी पानी ज्यादा, ना नमक कम। जमुना की तरह सोचा चलकर बैठक में उन्हीं के पास बैठूं। चाय बनाने का उत्साह तो समाप्त हो गया था। बैठक की और भरी की कानों में राजेन और बहू के खिलखिलाने की आवाज आई। वह झेप कर पूजा वाले कमरे की ओर बढ़ गईं। जाते जाते राजेन का धीमा सुर कानों में पड़ा, प्रेम शेम कुछ नहीं, अकेली बोर फील करती होंगी तो बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती होंगी। वाह, जैसे मैंने देखा ना हो। माँ जी के मना करने पर भी पिताजी अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। चाय की खाली प्याली उनके मांगने पर भी किचन में रखाते हैं। दिन में अधिक नहीं तो 4-5 बार दवा के लिए पूछते हैं, खाई कि नहीं, खत्म हो गई है तो लाऊं तो ले आऊं, उनका बस चले तो। बात एक भरपूर कटाक्ष पर समाप्त हो गई। चाय की खाली प्याली रखकर वह चुपचाप सिर
झुकाए बैठक की ओर मुड़ गए। सोचा जमुना से माँ जी के बारे में पूछे, फिर रुक गए। लौटकर उसी मुद्रा में झुके हुए अखबार लेकर बैठ गए। इतना अखबार उन्होंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा था जितना पिछले 2.5 सालों में। रिटायर होने के 1.5 साल बाद ही यहाँ आ गए थे। दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपये महीने भेजने के बाद अचानक राजेन का पत्र मिला था। उसमें उसने अकेले उतनी दूर रहते माँ बाबूजी को अपने पास रहने के लिए बुलाया था। मकान को किराए पर उठा देने की बात भी लिखी थी। वैसे किराए वाली बात गौण थी, मुख्य तो यही थी कि माँ को अकेले सारा काम करना पड़ता है। यहाँ हम लोगों को चिंता बनी रहती है। इतनी दूर से समय कुछ समय पहुंचना भी मुश्किल रहता है। सरकारी नौकरी ठहरी। अड़ोस पड़ोस वालों ने भी कहा ठीक ही लिखा है। अब यह उम्र आराम की है। यहाँ तो सौदा सलूफ और जो कुछ थोड़ा बहुत राशन लगता है बाबूजी खुद ही लाते हैं। वहां तो बेटा इतना बड़ा अफसर है, हर काम के लिए चपरासी अर्दली हाथ बांधे खड़े होंगे। बहू भी सुशील है, इतनी बार यहाँ आई कभी ऊंचे बोल नहीं सुने। राज करोगी राजेन की माँ। अफसरों की पुलाव कचौड़ी से नीचे बात ही नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात कि उसे इतना ख्याल है, नहीं तो आजकल के बेटे। लेकिन मुंह फट बूढ़ी दारोगनी ने कहा था सब कचौड़ी पकौड़ा एक तरफ और अपना सुराज एक तरफ। वहां तो अफसरी कायदे से रहना होगा, लेकिन हाँ आराम तो होगा ही, और फिर बुलाने पर न जाना भी। इन दोनों ने खुद भी साथ साथ और अलग अलग बहुत कुछ सोचा था। घर छोड़ने की बात से दोनों के मन में एक हुक्सी उठी थी, पर तर्क सभी अकाट्य थे। सचमुच बहू का स्वभाव परखा हुआ है। और फिर परतंत्रता कैसी, हिचक कैसी। अपनी ही कोख में से जननी औलाद है। उन्हें तो चार बात भी कह दें तो जबान नहीं खोल सकते। लाख अफसर हों, माँ बाप के सामने बच्चे ही हैं। रिजर्वेशन हो गया, आंगन में आकर बोले थे तो जैसे किसी ने कलेजे पर हथौड़ा मारा हो। सामान बंधने लगी, चीजें बंटने लगी। सिलबट्टे, सूप, चलनी, अलगनी, अलमारियां, कद्दूकस, जन्माष्टमी पर बजने वाला घंटा, घड़ियाल, कृष्ण जन्म के झूले, रामनवमी पर पूजा जाने वाला तुलसी का चौरा। कुछ नहीं ले जाना है। राजेन ने लिखा है अम्मा से कहिए सब कुछ ना उठा लाएं। यहाँ उन्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। सचमुच छोड़ दिया सब कुछ। रामेश्वरम से लाया तीर्थ का तांबे का लोटा भर धीमे से रख लिया। घंटा, घड़ियाल और कन्हैया जी का पालना। बस बाबूजी ने भी देखकर मना नहीं किया। आखिर उनका भी तो कितना कुछ जुड़ा था इस लोटे और पालने के साथ। कैसे वो दोनों साथ साथ नहाए थे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो कुछ उसने भरपूर दिया है उसके लिए गदगद स्वर में कृतज्ञता अर्पित की थी। रामेश्वरम जाने के 2 महीने पहले ही छोटे रणधीर की नौकरी लगी थी। स्टेशन पर राजेन खुद ही आया था 2 चपरासियों के साथ। प्लेटफॉर्म पर फैले थैले, बंडलों, गठरियों को देखकर एक बार तो खींचा, फिर परेशान सा संयत स्वर में बोला आपको तो मना किया था ना बाबूजी। अम्मा को तो समझ नहीं, पर आप तो मना कर ही सकते थे। 100 बरस पुरानी सड़ी गली चीजों का भला क्या होगा यहाँ। वह झेप कर हंसे थे। अरे भाई क्या बताऊं, इन औरतों को तो तुम जानते ही हो। इतना मना किया पर अब समझा ही तो सकता हूँ। खैर एक तरफ कहीं रख दी जाएगी। चपरासी ने उनका कमरा बताया। पर सामान खुलने लगा तो बहू ने दांतों तले उंगली दबा ली। ओह माँ जी, नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे। इससे पहले यहाँ जितने साहब आए सब अंग्रेजी एंग्लो इंडियन थे। वह हक बकी टुकुर टुकुर देखती रही। रीमा जल्दी से रामेश्वरम वाला लोटा छुपाई। वह उसे मना भी न कर पाई। भाई वाह, माँ जी तो चलता फिरता म्यूजियम साथ लाई हैं। रीमा ने हंसकर फिकरा कसा। पूरी की पूरी गठरियां टांड पर चढ़ा दी गईं, सो भी स्टोर वाले पर कि कोई उतार ही ना सके। 2-1 बार उनके बारे में पूछकर वह चुप भी हो गई थी। तभी उन्हें लगा था कि जानबूझकर उन्होंने घर पर जितना कुछ छोड़ा था अनजाने उससे कहीं ज्यादा छूट गया है, जो जीवन भर शायद कभी नहीं मिल सकेगा। बाबूजी शायद ज्यादा साहसी थे। अड़ोस पड़ोस में मन रमाने की कोशिश करते। सुबह सुबह घड़ी लेकर घूमने निकल जाते। समय मिलता तो माँ जी को बुलंद आवाज में बुलाते। क्या कर रही हो अब यहाँ? तुम्हें कौन से काम का बहाना है? चलो पाठ किया जाए। एक आध बार शुरू में उन्होंने राजेन को भी अधिकार भरे स्वर में बुलाने की कोशिश की, पर राजेन ने एक अजीब बड़प्पन भरी हंसी हंसकर टाल दिया। आप कीजिए, मुझे तो अभी देखिए मीटिंग में जाना है। फिर मेरे लिए बहुत समय पड़ा है पूजा पाठ के लिए। एक दिन बहू ने बड़े मीठे ढंग से आकर समझाया, माँ जी जरा बाबूजी से कहिएगा इतनी जोर से पाठ ना किया करें। वहाँ घर की बात और थी, यहाँ सब ऑफिसर्स ही रहते हैं, और फिर भगवान तो सब जगह हैं। देखिए ना, कबीरदास जी ने भी कहा है, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। आप और बाबूजी मन ही मन में पूजा कर लिया कीजिए। ये गुस्सा होते हैं। वह बहू के दर्शन ज्ञान और अकाट्य तर्क के सामने निरुत्तर थी। पूरी आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि भविष्य में वे दोनों उसका ध्यान रखेंगे। अकेले में स्वयं को भी समझाया, ठीक तो कहती हैं, इन लोगों को तो कोई उज्र है नहीं,
पर आने जाने वाले लोग जरूर हंसते होंगे। कहा भी है, जैसा देश वैसा भेष। मन और भी हल्का हो गया जब देखा राजेन पिता के साथ बैठा लॉन में चाय पी रहा है और घर जायदाद वगैरह के बारे में सलाह ले रहा है। चाय खत्म कर उठते उठते राजेन ने जरा झिझकते हुए नपे तुले स्वर में कहा, बाबूजी शाम को मेरे दोस्त वगैरह आते हैं ना, प्लीज आप अंदर आ जाया कीजिए। असल में उन्हें ड्रिंक्स वगैरह चाहिए होती हैं, स्मोक भी करना चाहते हैं। आप बुजुर्ग ठहरे, आपके सामने झिझकते हैं। और जल्दी जल्दी उनके चेहरे पर आई प्रतिक्रिया देखे बिना जमुना को आवाज दी, कार साफ करो, फौरन बाहर जाना है। माँ जी हम बाहर जा रहे हैं, जमुना बेबी को घुमा कर लौटे तो दूध दिलवा देंगी, बस खाना हम बाहर ही खाएंगे। कार सर से जा चुकी थी। थोड़ी देर वह उड़ती धूल को देखती रही, फिर एकदम अपने में लौट आई। बाबूजी उसी तरह लॉन में सिर झुकाए बैठे थे। वे लोग तो बाहर गए। सुनने पर भी चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। गोद में पड़ी किताब उलटते पुलटते रहे। कौन सी किताब है? पोथी है? नहीं, रामतीर्थ ग्रंथावली। किसी सुनसान घाटी में जैसे कोई अस्फुट ध्वनि गूंजी हो और उसके रेशे रेशे चारों तरफ पिघल गए हों। ऐसे ही उन दिनों के एहसासों के में एक साथ कुछ बिखरा हुआ था। थोड़ी देर चुप रही, फिर एकाएक सहज होते हुए बोली, क्या बनाऊं? कटहल बनाती हूँ, आज तुम्हें बहुत पसंद है ना। न न, अब पछता नहीं। तो बस खीर और सादी सब्जी? खीर नहीं, जब बहू और राजेन कहीं रहें तब बनाना। शब्द थोड़े से थे पर अर्थ गहरे और विस्तृत। वह चुप हो गई। घर पर थे तो हर चौथे पांचवें दिन हाथ की बनी मोटी रोटियों और आलू बैंगन की सब्जी बहुत खुश होते तो मखाने की खीर, बाद में 2 रोटियां अपने लिए भी उलट उसी थाली में बैठ जाती। तब तक वह हाथ धो रहे होते। शाम वैसे ही गुमसुमी सी बीती। अंधेरा होने पर मन में घुमड़ता कुछ और भी गहरा आया। एकाएक उनके पास जाकर खड़ी हो गई और अटकती आवाज में कह गई, सालों हो गई, एक बार घर चलते हैं ना। घर उनकी आंखों में एक चमक आई और बुझ गई। वह तो पूरा किराए पर उठा दिया है। क्यों, क्या बात है? बात कुछ भी नहीं, बहुत दिनों से घर छूटा ही है बस। लेकिन कुछ दिनों से चलने को फायदा। हाँ, एक गहरी सांस उस खामोशी में उतरती चली गई। क्या फायदा? सुबह सुबह ही रणधीर के आने का तार मिला था। 10 बजे राजेन उसे स्टेशन से लेकर घर लौटा। पीछे छूने के लिए माँ के घुटने तक हाथ जरा झुकाकर हंसते हुए बोला, अच्छी तो हो अम्मा, चलो भैया की सरकारी नौकरी में हुक्म चलाने का उनका काफी भार तुमने हल्का कर दिया होगा। वह जोर से हो करके हंसते हुए बताने लगे, अरे पूछो मत, दिन भर लोगों की भीड़ घेरे रहती है। साहब साहब कहते जबान सूखती है। उनके सामने तो जमुना और चपरासियों तक की अकड़ देखने लायक होती है। एक तो आजकल छुट्टी गया है, फिर भी 2-4 दिन भर वह उत्साह में भरकर बोले जा रहे थे। राजेन सिगरेट की राख झाड़ते हुए भाई से कह रहा था, सब ऊपरी ठाठ हैं, अंदर ठाले रहते हैं। अब तो असिस्टेंट भी पूरे घाघ मिलते हैं, कड़ी नजर रखते हैं कस्टमर्स पर। सरकारी नौकरी में तो बस छोटे ओहदों पर फायदा है। ऊपरी ठाठ और अंदरूनी हालात में कितना फर्क है तुम सोच भी नहीं सकते। अब यही देखो, बेबी को कुछ सालों बाद नैनीताल कॉन्वेंट में डालना चाहता था पर दम ही नहीं। भोजन के बाद रणधीर जाने लगा तो राजेन ने रोका, बैठो बातें करेंगे, हम देर से ही सोते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर उन दोनों को देखकर ठंडे लहजे में बोला, आप लोग भी चाहें तो बैठें बाबूजी। उन्होंने तुरंत उठते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम सब बातें करो, आज काफी थकावट महसूस हो रही है। एक झूठी जमाई लेकर वह वहां से उठाए। पीछे पीछे वह भी आ गई। दोनों को एक साथ लगा अब तीनों ने एक राहत भरी मुक्ति महसूस की है। बरामदे से चुपचाप गुजरते हुए वह सोच रही थी, नींद तो अभी घंटों तक नहीं आएगी, तब तक क्या करेंगी? क्यों ना बाबूजी को भी कमरे में ही बुला लें, थोड़ी देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे। उन्हें मुड़ते देखकर टोका, अभी सोओगे? नहीं तो बैठो ना कमरे में ही। कमरे में नहीं चलता हूँ, रात काफी हो गई है, थक भी गया हूँ, इस समय कमरे में बैठना। चलूं जरा, अखबार आज ठीक से नहीं पढ़ा। सब कुछ कहा अनकहा, जाना समझा था, फिर भी यह ऐसा प्रस्ताव रख गई थी बाबूजी के सामने। अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई। बहू बेटों के पास से थकान का बहाना करके आना और फिर घुल मिलकर बतियाना। एक दिन बहू राजेन से खिलखिलाती कह रही थी, पिताजी तो माँ जी को बिल्कुल मॉडर्न बनाने पर तुले हैं। आज उन्हें शिमला पैक्ट के फायदे नुकसान समझा रहे थे। तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? राजेन ने मुस्कुरा कर कहा। ऑब्जेक्शन? खी, मुझे तो लगता है सच जैसे थिएटर देख रही हूँ। अभी देखो, नाउ सी इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन पिताजी को चैन कहाँ? जब भी मौका मिलेगा कमजोर लगती हो, ताकत वाली दवा की 1-8 शीशी और ला दूं? घबराहट के लिए वह कौन सी होम्योपैथी की दवाई बताई थी डॉक्टर बैनर्जी ने?
माँ जी निहाल हो जाती हैं। फिर बहू की कमान चढ़ाती राजेन से बोली, सच तुमने कुछ अपने पिताजी से कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं। शैतान की बच्ची। राजेन एक प्यार भरी चपत लगाकर मुस्कुरा पड़ा। 1-2 दिन बाद डॉक्टर के यहाँ जाते समय जब उन्होंने तबीयत का हाल पूछा, वह एकदम चिड़चिड़ा पड़ी उन पर। स्तब्ध से अपलक देखते रहे उन्हें और चुपचाप चले गए। वह लेटी आंखों पर कोहनी रखे रोती रही। आखिर उनका क्या कसूर था, क्यों चिड़चिड़ाई उन पर। काफी रात गई, उनके गुड नाइट के शब्द कानों में पड़े। तब तक वे दोनों अलग अलग पूरी तरह जगे हुए थे। बीच में माला जपते समय या राम तीर्थ ग्रंथावली पढ़ते समय एक आध झपकी आई थी तो उन तीनों के ठहाकों और खिलखिलाहटों से उचट गई। सुबह उठने के साथ ही रणधीर ने हंसना और सबको हंसाना शुरू किया। यह उसकी बचपन की आदत थी। राजन की तरह गंभीर नहीं, हमेशा का चिबल्ला था, यानी कि चुलबुला था। इस समय भी कभी बेबी के हाथ से डॉल छीनकर उसे रुला रहा था, कभी बाबूजी का चश्मा लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कभी जब वह भाभी को छुपकर देखने गया था उसके मनोरंजक प्रसंग सुना रहा था। कोई नहीं मिलता तो जमुना से ही उसकी शादी की बाबत जानकारी ले रहा था। जमुना सुन, तू हनीमून पर जरूर जाना, खर्च की सारी जिम्मेदारी मेरी। जमुना झेपता शर्माता ट्रे उठाकर चला जाता। वह पूजा कर रही थी तब भी डाइनिंग रूम से आते ठहाके उन्हें कुलबुला जाते, विशेषकर जब बेटों के साथ उनकी भी मुक्त हंसी मिली होती। पूजा करते हुए भी मन उन्हीं लोगों पर था। वह ज्यादा खुश और मुक्त लग रहे थे, बेटों की बातों में खूब रस ले रहे थे। राजेन और रणधीर के मुंह से कई बार बाबूजी संबोधन सुनकर उसका मन पुलकित हो उठा था। हाथ की माला सालों पहले की परिक्रमा करने लगी, जब स्कूल से टीम जीतकर आने पर दोनों खेल की बातें बताते बताते पिता को निहाल कर देते और वह प्रसन्न मन कहते, शाबाश मेरे शेरों। फिर ठाके थम गए, सब शांत हो गया। राजेन ऑफिस चला गया। तो काफी देर बाद वह कमरे में आए तो मुस्कुरा दी। आज तो बड़े दिनों बाद बेटों से ठट्टे करते सुना तुम्हें। उन्होंने जैसे सुना ही ना हो, ऐसे स्थिर दृष्टि से उन्हें देखा। फिर एक एक शब्द पर रुकते हुए खिड़की के बाहर कहते गए, सुनो मैं जा रहा हूँ छोटे के साथ। कब? एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया उभरी। कितने दिनों के लिए? कल। वही रहने के लिए उनके साथ। भयक्रांति वह एकदम से पूछ बैठी, क्यों? लगा एक सवाल एक बड़ी चट्टान की तरह उन दोनों पर भर भरा करके गिर पड़ा हो और उनके समेत उनका सब कुछ चकनाचूर हो गया हो। कठोर संयम से उन्होंने आवेगों की रास खींच ली। कुछ नहीं, यूं ही। काफी दिन तो हो गए यहाँ रहते, थोड़ा घूम फिर आना चाहिए। मुझे भी तो यहाँ रहते। वह निरंतर असहाय सी होती जा रही थी। गले में बहुत कुछ गुटकते हुए धीमे धीमे स्वर में बोले, मैं आ जाऊंगा तब तुम जाओगी। फिर दोनों एकदम चुप, एक दूसरे को देखते रहे, जैसे आंखें पथराकर किसी एक ही दिशा में टिक गई हों। उन आंखों की अथाह कातरता में बस एक ही सवाल गहराता जा रहा था, हमारा अपराध? पहले वह ही संभले, अब जब दो बेटे हैं तो एक ही दोनों का खर्च उठाए, ठीक नहीं लगता ना? है कि नहीं? ठीक है सोचा दोनों ने। अभी यहाँ बेबी छोटी है, तुम यहाँ रहोगी। 7-8 महीने बाद जब छोटी की डिलीवरी होगी फिर तुम वहां चली जाओगी छोटे के पास, मैं यहाँ। तो चलूं? जरा मेरी कमीजें वगैरह। थोड़ी देर बाद वह अखबार लिए फिर सामने खड़े थे। यही कहने आया था, मेरी छड़ी रखना मत भूलना, जो हम हरिद्वार से लाए थे। जरा टहल आऊं ना, बस यही कहना था। लेकिन वह कुछ नहीं कह सके थे। यूं ही बस कमरे के बीचों बीच कुर्सी का सिरा पकड़े खड़े थे, कांपती उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण बिद्ध क्रौच युगल की मूक पीड़ा थी, जिसे देखकर किसी आदि कवि का कोमल हृदय करुणा की अथाह लहरियों में बह चला था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती महा। तो फ्रेंड्स, आज आपने मेरी आवाज में सुनी कहानी सूर्यबाला द्वारा रचित निर्वासित। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।